दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसे डीपीएसपी कहा जाता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग। तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है, यानी 36 से 51 के बीच में आता है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें हमारे संविधान का दर्शन छिपा हुआ है। इसे बनाने का मेन उद्देश्य क्या था और इस संविधान में क्यों लाया गया, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्व बनाने का मेन उद्देश्य उन सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना था जो आज़ादी के समय पूरे नहीं हो पाए थे। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व का मेन उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, जिसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता का वास हो और राज्य के लोग सुखी और पूरी तरह से संपन्न हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये भाग 4 आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्य की रचना है। मतलब ये कि ये उस ध्रुव तारे के बराबर है जो सरकारी रूपी नापिक पथ को दिखाता है, जिसके बिना एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। अब हम बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में कैसे शामिल किया गया। तो यहाँ एक संविधान सभा के सलाहकार थे जिनका नाम था BN राव जी। उनका कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत की जनता को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ टाइम के बाद दिया जा सके, जब भारत के पास सही मात्रा में संसाधन हो जाए। जब ये बातें रखी गई तो संविधान चर्चा में बहुत ज़्यादा बहस हुई और बाद में ये रिजल्ट निकाला गया कि इन्हें हम 2 भागों में बांट देते हैं। यानी कि ये जो अधिकार है इन्हें हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक को रखा गया भाग 3 में और एक को रखा गया भाग 4 में। तो यहाँ जो भाग 3 में रखा गया उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 तक में बताया गया है, और दूसरे को भाग 4 में रखा गया जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो यहाँ अब आपके समझ में आ गया होगा कि अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया। एक थे मौलिक अधिकार और दूसरा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं या फिर मौलिक समझे जाते हैं। हर देश के लिखित और अलिखित संविधान में जनता के मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। ये वो अधिकार होते हैं जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इनमें वो अधिकार आते हैं जो हमें तभी दिए जाएंगे जब सरकार के पास एक सीमित मात्रा में संसाधन हो जाएंगे। मतलब ये कि यहाँ राज्यों पर डिपेंड करता है कि वो ये अधिकार आपको दे या ना दे। हम इनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यहाँ इसका मतलब ये निकलता है कि हम मौलिक अधिकारों को लेने के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं, यानी कोर्ट को चैलेंज तक कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व या अधिकार देना राज्यों पर डिपेंड करता है। इसके लिए हम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही किसी से कंप्लेन कर सकते। जैसे यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन हो गई, लोगों के लिए रोजगार हो गया। मान लो अगर किसी राज्य में ये अधिकार मिल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा राज्य भी हमें ये अधिकार दे। अगर राज्य के पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो वो ये अधिकार हमें देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, इन्हें देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स फोर्सेबल राइट्स है। राज्य को उसे लागू करने ही पड़ेंगे, और अगर राज्य उसे लागू नहीं करता तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादातर मौलिक अधिकार नेगेटिव होते हैं क्योंकि राज्य को कुछ ऐसे काम करने से रोका गया है, इसलिए इन्हें हम नकारात्मक कह सकते हैं। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व फोर्सेबल नहीं है, राज्य के लिए लागू करना जरूरी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ हर नीति निर्देशक तत्व में हमने राज्य से ये उम्मीद की है कि राज्य जनता के हित के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो अब बात करते हैं मूल अधिकार के बारे में। ये अधिकार USA के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन
संविधान के भाग 3 में किया गया है और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। हम मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार जो है वो जनता को खुद ही मिल जाते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के जरिए लागू करने के बाद ही जनता को मिलते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए और नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व का मेन उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कि समाज की भलाई करना। तो यहाँ पर हमने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के अंतर को देख लिया। अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36 की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। तो अब हम सबसे पहले अनुच्छेद 36 की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। तो यहाँ राज्य क्या है? तो यहाँ राज्य का मतलब वो संस्था है जो अपने फैसलों के लिए आत्मनिर्भर हो, जो खुद अपने नियम और कानून बनाती हो और इसके साथ साथ उसका खुद का एक क्षेत्र हो, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, पंचायत, ये सब राज्य के अंदर ही आती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तन नहीं है और वाद योग्य नहीं है। तो मैंने यहाँ आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधिकार नहीं मिलते तो इसके लिए हम कोर्ट तक नहीं जा सकते। तो इसी के बारे में अनुच्छेद 37 में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में ये बताया गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। मतलब ये कि जनता को इन तीनों प्रकार का न्याय मिलेगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो सामाजिक न्याय में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर समाज के किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या है कि राज्य सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे जो आर्थिक परेशानियां हैं वो कम हो जाए, मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है, जो अंतर है वो ख़त्म हो जाए। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप भारत के नागरिक हैं, फिर चाहे आप किसी भी धर्म के हों, भारत में मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। तो यहाँ अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। तो यहाँ अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि राज्य विशेष रूप से कुछ नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करेंगे, जैसे जनता को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, और कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाएंगे। यानी राज्य कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि जो राज्य का धन है वो सभी व्यक्तियों के लिए काम आए। आदमी और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। अब हम बात करते हैं 39A की। इससे पहले हमने अनुच्छेद 39 की बात की थी, अब हम बात करेंगे 39A की। यहाँ जो A, B, C इस प्रकार के अनुच्छेद है, उनका मतलब ये है कि पहले ये अनुच्छेद संविधान में नहीं थे, इन्हें संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया है। तो अब हम बात करते हैं 39A अनुच्छेद की। इसमें कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो यहाँ पर समान न्याय का मतलब तो आपको पता ही है, और निःशुल्क विधिक का मतलब है कि राज्य में जो भी आर्थिक स्थिति से खराब है उन्हें कानूनी सहायता फ्री में मिले। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ग्राम पंचायत क्या है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायतों का राज्य नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। ये राज्य पर डिपेंड था कि वे ग्राम पंचायत का गठन करें या ना करें। और फिर बाद में संविधान में संशोधन कर दिया गया और फिर 2 संशोधन सामने आए। 73वां संशोधन जिसमें पंचायती राज आया, और 74वां संशोधन जिसमें नगर पालिका यानी शहरी क्षेत्रों में पंचायती राज का गठन किया गया। तो जब ये संशोधन कर दिया गया तो ये एक कानून बन गया। अब राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 में कल्याणकारी सरकार के बारे में बताया गया है, मतलब कुछ खास परिस्थितियों में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन
और विकलांगता पेंशन। पर ये राज्य पर ही डिपेंड करेगा कि वो ये अधिकार दे या नहीं। इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर इनके पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो ये देंगे, वरना नहीं देंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में न्याय संगत और मानव की दशाओं का और प्रसूति सहायता के प्रबंध किया गया है। मतलब ये कि जनता को सभी कार्यों में समानता देना और स्त्रियों को प्रसूति के समय सुविधा प्रदान करना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A में बताया गया है निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। मतलब अनुच्छेद 43 के अनुसार श्रमिकों को कार्य तथा जीवन चलाने के लिए मजदूरी प्राप्त हो और अपना जीवन स्तर ऊंचा करने अवकाश का पूर्ण उपयोग और इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अवसर प्रदान हो। मतलब अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया है। मतलब ये कि यहाँ सरकार की एक पूरी कोशिश होनी चाहिए कि गांव के लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाए और उन्हें काम सौंप दिया जाए और जो डिसीजंस लेने हैं वो सरकार ले। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 में जनता के लिए समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ एक ऐसे कानून से है जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो किसी भी जाति या धर्म से ऊपर उठकर एक देश का सभी नागरिकों के लिए समान हो। लेकिन यहाँ ये अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन जब भी ये आएगा तो इसके आने के बाद सभी धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएंगे और जनता के लिए एक समान कानून बनाए जा सकेंगे। और इसके साथ साथ ही सभी के लिए अलग अलग अदालतों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। इसमें बच्चे की प्रारंभिक आयु में देखभाल करना और शिक्षा प्रदान करना के बारे में बताया गया है। तो जब यहाँ मूल संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेद 45 में ये कहा गया था कि 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो अब हर बच्चे को ये अधिकार है कि वो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु में निःशुल्क शिक्षा ले। तो ये 86वां संशोधन 2002 था जिसे मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उनके पोषाहार को बढ़ावा दिया जाएगा, शराब और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इस बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 48। अनुच्छेद 48 में राज्य की कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 48A। तो अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। मतलब ये कि वन्य जीवों और जंगलों की रक्षा तथा उनके रखरखाव के प्रबंधन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। मतलब राज्य का ये कर्तव्य होगा कि प्राचीन स्मारकों, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ों जो भारतीय सरकार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनकी रक्षा करना, उन्हें नष्ट होने से और बाहर भेजे जाने से रोकना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50। तो यहाँ अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है ताकि निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की जा सके। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, अलग अलग राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा और इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों के प्रति आदर भाव बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में जाना।